स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी अड्डा पर। आज हम आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम लेके आए हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम फंडामेंटल नंबर्स और उनके बीच के रिलेशन को समझने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमने एक चार्ट के माध्यम से सारे फंडामेंटल नंबर्स और उसके बीच के रिलेशन को दर्शाया है। सबसे पहले हम नीचे से शुरू करेंगे और हर एक नंबर्स को एक्सप्लेन करते जाएंगे और उनमें रिलेशन बताते जाएंगे। इससे ये चार्ट आपके सामने आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगा और सभी नंबर्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या होते हैं फंडामेंटल नंबर, क्योंकि इनका जानना भी बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को काउंटिंग में करते हैं। ठीक है, अब काउंटिंग कहाँ से शुरू होती है? गिनना कहाँ से शुरू करते हैं? एक से। कहाँ तक गिनते हैं? जितनी हमारे पास वस्तुएं हैं। मान लीजिए n वस्तुएं हैं, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होगी? एक से शुरू होगी। कहाँ तक जाएगी? n तक जाएगी, जहाँ पर n वस्तुओं की संख्या होगी। कुछ लोग कहते हैं एक से शुरू होकर अनंत तक जाएगी, तो अनंत कभी नहीं हो सकती, इनफाइनाइट कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इनफाइनाइट को अनगिनत कहते हैं। और जब जो चीज गिन ही नहीं सकते हो, गिनने वाले नंबर्स में कैसे आ जाएगा? क्योंकि नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या तो गिनने के लिए प्रयोग होती है। दूसरा सवाल ये उठता है कि इन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं क्यों कहते हैं या नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं? देखिए, इस संसार में दो ही तरह की चीज होती है, या तो प्राकृतिक होती है, या तो कृत्रिम होती है, या तो नेचुरल होती है, या तो आर्टिफिशियल होती है। तो नेचुरल मतलब जो भगवान बनाता है वो नेचुरल होती है, जो इंसान बनाता है वो आर्टिफिशियल होती है। तो इन संख्याओं को क्या भगवान ने बनाया है जो इसे प्राकृतिक संख्याएं कही जाती हैं? नहीं, इन संख्याओं को भगवान ने नहीं बनाया है, लेकिन ये जो गिनने की कला है, आर्ट ऑफ काउंटिंग जो है, यह प्राकृतिक है, यह नेचुरल है। कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति गिनना जरूर जानता है। क्यों? गिनने की कला उसे प्रकृति से मिलती है। एक छोटा बच्चा अपनी टॉफियां गिनते गिनते, अपने दोस्तों को गिनते गिनते, हर कोई गिनना जानता ही है। एक रिक्शा चलाने वाला जो कभी स्कूल नहीं गया वो भी गिनना जानता है। एक मजदूर जो है वो कभी नहीं गया है लेकिन वो भी ईंटें गिन ले रहा है। तो हर कोई गिनना जान रहा है। इसलिए गिनने की जो कला हुई वो प्राकृतिक हो गई। इसलिए उनके लिए जिन गिनतियों का, जिन नंबर्स का यूज करते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। कहाँ से? एक से शुरू होकर n तक जाती है। इसके बाद जीरो इससे अलग है। क्यों? दो केस है। जीरो से तो ना हम गिनना शुरू करते हैं, दूसरी चीज, और जीरो की खोज भी इंसान ने की थी, ये भी आपको मालूम होगा, आर्यभट्ट ने। ठीक है, दूसरा नंबर आता है होल नंबर या पूर्ण संख्याएं। होल नंबर या पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जो आपका नेचुरल नंबर है उसी में जीरो और मिला दो, ये पूर्ण संख्या या होल नंबर हो जाएंगी। मतलब जीरो से लेके कहां तक? n तक। ठीक है, कुछ और नहीं है। होल नंबर में जीरो और मिला दो नेचुरल नंबर में। तीसरा इंटीजर आ गया, पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे? एक से शुरू होंगे, 2, 3, 4 और ये जाएंगे अनंत तक। ऐसे ही ऋणात्मक पूर्णांक, ये -1 से -2, -3 और ये जाएंगे -इनफाइनाइट तक। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर 1 से इनफाइनाइट, नेगेटिव इंटीजर -1 से -इनफाइनाइट। जीरो बच रहा है। जीरो ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है, नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉट नेगेटिव। ठीक है, तो ना तो ये पॉजिटिव की श्रेणी में आएगा ना तो नेगेटिव की श्रेणी में आएगा। देखिए, कभी कभी पूछ लेते हैं और लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं इस चीज में, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या डिफरेंस होता है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या फर्क होगा? तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो होंगे वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये होंगे इनफाइनाइट तक, अनंत तक। देखिए, पॉजिटिव इंटीजर 1 से इनफाइनाइट तक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 से इनफाइनाइट तक है। नॉन नेगेटिव मतलब क्या? जो नेगेटिव ना हो, और नेगेटिव ना हो मतलब पॉजिटिव और प्लस जीरो। जीरो भी नेगेटिव नहीं ना, तो इसलिए जीरो भी इस नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में आ जाएगा। हिंदी में इसको ऋणोत्तर कहते हैं, ऋणोत्तर पूर्णांक। ठीक है,
तो इतना क्लियर हो गया। अगली संख्या है परमेय या रेशनल। देखिए कंपटीशन के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट संख्या है परमेय संख्या है। परमेय संख्याओं से क्वेश्चन आते ही हैं, नहीं भी आएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन को कनेक्ट करने में इसकी जरूरत पड़ती है। परमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके वो परमेय संख्याएं होती हैं। अब p/q के रूप में लिखा जा सके तो ऐसी संख्याएं देखिए, चलिए कुछ एग्जांपल मैं दे देता हूं इसका। जैसे 4/2 हुआ, 2 मतलब 2, 1/2 हुआ, 1/3 हुआ, 1/7 हुआ, 7/1 हुआ, ये सभी p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं। और 22/7 हुआ, ये अभी मैंने लिख दिया इसलिए क्योंकि अभी पाई के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो 22/7 भी परमेय संख्या है क्योंकि p/q के रूप में है ये, ठीक। लेकिन इतने से ही काम नहीं चलेगा। अब हम आएंगे दशमलव संख्याओं। कोई संख्या अगर दशमलव रूप में है तो हम कैसे पता करेंगे कि यह परमेय है कि अपरमेय? तो डेसिमल नंबर, यदि कोई संख्या दशमलव संख्या में दशमलव रूप में लिखी हुई है तो यदि उसके दशमलव भाग की पुनरावृत्ति हो या फिर कुछ देर बाद वे समाप्त हो जाएं, ऐसी संख्याएं होंगी परमेय संख्याएं। जैसे 1/2 को ही ले लो तो 1/2 कितना होता है? 0.5, 1/4 0.25, 1/3 0.33333333 अप टू ऐसे। तो ऐसी दशमलव संख्याएं जिनके दशमलव भाग की या तो पुनरावृत्ति हो रही है या वे थोड़ी देर बाद समाप्त हो जा रहे हैं। दशमलव भाग या तो समाप्त हो जाएगा मतलब कट जाएगा कुछ देर बाद, या फिर वो अनंत तक ऐसे रिपीट होते चले जाएंगे। तो परमेय संख्याएं दशमलव रूप में हैं तो उनके दशमलव भाग की या तो पुनरावृत्ति होगी या वे थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएंगे। बस जस्ट इसी का उल्टा अपरमेय संख्याएं होती है। अपरमेय संख्याएं अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होंगी? जो रूट संख्याएं होती हैं इन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिनका रूट नहीं निकाला जा सकता। जैसे 9 है लेकिन इसका क्यूब रूट हो, ठीक है, जिनका रूट नहीं निकाला जा सकता ये सभी p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, इसलिए ये अपरमेय संख्याएं होंगी। और दो स्पेशल नंबर्स याद रखिएगा, पाई और ई, ये भी अपरमेय संख्या है। पाई भी एक अपरमेय संख्या। अब आप कहोगे 22/7 परमेय कैसे होगी, पाई कैसे अपरमेय होगी? पाई एक अपरमेय संख्या है। पाई एक रेशियो है किसी वृत्त के परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस और उसके डायमीटर का जो रेशियो होता है उसी को पाई कहते हैं। ये पाइथागोरस ने निकाला था पाई का मान। तो ये एग्जैक्ट 22/7 नहीं होता, 22/7 के लगभग बराबर होता है, ठीक है, क्योंकि इसका यूज बहुत सारी गणनाओं में होता है। हम एरिया में यूज करते हैं, हम वॉल्यूम निकालने में यूज करते हैं, इसलिए इसको लगभग 22/7 के बराबर मान लिया। और ई के बारे में ज्यादा मत जानो, बस खाली इतना जानो कि ई एक अपरमेय संख्या होती है, इसका मान 2 और 3 के बीच में होता है, ठीक है। अब बारी आती है दशमलव संख्या। दशमलव में अपरमेय कैसे पहचानोगे? जो हमने परमेय में जाना था जस्ट उसका उल्टा। ऐसी संख्याएं, अगर कोई अपरमेय संख्या दशमलव रूप में है तो उसके दशमलव भाग की ना तो पुनरावृत्ति होगी ना ही वे समाप्त होंगे। जैसे 0.537280159 ऐसे अप टू इनफिनिट तक चला जाएगा, मतलब ना रिपीट हो रहा है ना ही वे समाप्त हो रहे हैं। जैसे और अगला 0.1325798 अप टू इनफिनिट, ठीक है। तो समझ में आ गया परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं में क्या अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों चीज है, परमेय और अपरमेय में अंतर जानिए। p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसके लिए दो स्पेशल संख्याओं को मैंने बताया, इनको याद रखिएगा कि पाई और ई अपरमेय संख्या है। दशमलव रूप में है तो इनके दशमलव भाग की पुनरावृत्ति होगी या समाप्त हो जाएंगे, इनके दशमलव भाग की ना तो पुनरावृत्ति होगी ना ही ये समाप्त होंगे। चलिए परमेय अपरमेय के कुछ क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर लिया जाए। जैसे क्वेश्चन आ गया कि फाइंड रेशनल अमंग देम, इनमें से परमेय संख्या कौन सी है?
ऑप्शन ए आपको दे दिया पाई, ऑप्शन बी दे दिया 22/7, ऑप्शन सी दे दिया 0.15329 अप टू इनफाइनाइट, और डी दे दिया आपको √2 - 1। ठीक है, तो बताइए चारों ऑप्शन में से रेशनल कौन सा है? चारों ऑप्शन में से 22/7 रेशनल है। अगला क्वेश्चन मान लो यही है कि फाइंड रेशनल अमंग द, पहला ऑप्शन पाई, दूसरा ऑप्शन √2 - 1 अपॉन √2 + 1, तीसरा ऑप्शन 0.143 अप टू इनफाइनाइट, डी ऑप्शन 0.125937128 अप टू इनफाइनाइट। ठीक, तो इसमें से रेशनल नंबर कौन सा है? इसमें से रेशनल नंबर ये है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके दशमलव भाग की पुनरावृत्ति होती जा रही है। दशमलव भाग किया तो पुनरावृत्ति होगी या तो समाप्त हो जाएगा। देखो, जैसे कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 0.123232323 अप टू इनफाइनाइट, तो इसको जो नंबर रिपीट होता है उस पे बार लगा के भी लिखा जाता है। जैसे 0.123, अब 23 इस पे रिपीट हो रहा है तो इसको 0.123 का बार भी कहते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको p/q के रूप में लिखिए। जैसे 0.123 पे बार है, 23 पे बार है, तो इसको पूछेंगे कि p/q के रूप में लिखिए। क्वेश्चन आपके पास होगा कि 0.123 पे बार को p/q के रूप में लिखे। ठीक है, मतलब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। ये परमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि रिपीट हो रहा है, 23 रिपीट होता जा रहा है, तो इसलिए परमेय संख्या है। p/q के रूप में लिखना है तो लिखेंगे। देखिए, इसका एक ट्रिक होता है, 0.123 पे अगर बार है तो इसको जितने पे बार है उतना नीचे 9 लिख दो, और जितने पे बार नहीं है, दशमलव के बाद की बात मैं कह रहा हूं, जितने पे बार नहीं है, एक पे बार नहीं है तो उतनी बार 0। अब टोटल जो नंबर है 123, इसमें से जिस पर बार नहीं है उतना माइनस कर दो, तो 123 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 122। तो ये p/q इसका फॉर्म हो जाएगा। जैसे 0.456 पे बार, तो ये कितना हो जाएगा? नीचे फिर से 990, क्यों? क्योंकि 2 पे बार लगा हुआ है इसलिए 2 बार 9, और 1 पे बार नहीं लगा इसलिए 1 बार 0, और 456 में से 4 जाएगा तो 452 आ जाएगा, 452 आ जाएगा। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन अभी हमने आपसे डिस्कस किया है, इसका डिटेल सॉल्यूशन और इसका कॉन्सेप्ट हमारी वेबसाइट www.onlinestudyadda.com पे मेरे नोट्स में अवेलेबल है, और उस नोट्स की लिंक मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। नोट्स आपको चैप्टर वाइज PDF फॉर्म में वहाँ पर इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक हम देखते हैं परमेयीकरण, रैशनलाइजेशन या फिर संयुग्मी और कॉन्जुगेट। ये क्या होते हैं? देखिए, परमेयीकरण होता क्या है? परमेयीकरण के बारे में जो भी आप चीज़ें जानते हैं कि बीच में माइनस लगा के गुणा कर दो, प्लस लगा के गुणा कर दो, हर का ही परमेयीकरण होता है, ये सब चीज़ें आप दिमाग से हटा दीजिए। परमेयीकरण सिंपल सी डेफिनेशन, किसी अपरमेय संख्या को परमेय बनाना परमेयीकरण होगा। अपरमेय मतलब जो संख्याएं रूट में लिखी हो उसको रूट हटा देना परमेयीकरण कहलाएगा। ठीक है, जैसे √5 है, √5 को 5 बना दो, तो यह क्या हो जाएगा? परमेयीकरण। और परमेयीकरण बनाते टाइम इस √5 में जिससे आप गुणा करोगे वह उसकी संयुग्मी कहलाएगी। जैसे √5 में हमने किससे गुणा किया? √5 से गुणा किया, तो यह हो जाएगी 5, √5 की संयुग्मी √5 ही हो जाएगी। ठीक है, ऐसे मान लो जैसे आपके पास √5 - √3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 1/2 - 3 की पावर 1/2। ठीक, अब बताओ, पावर 1/2 है और इसको परमेय बनाना है, मतलब इसका 1/2 और इसका 1/2 हटाना पड़ेगा, मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इन दोनों को a - b के रूप में है, इसे a² - b² बनाने के लिए किससे गुणा किया है? इससे हम 5 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो
तो ये अपने आप 5 माइनस 3 बन जाएगा, जो कि प्रमेय हो गया। अब देखिए इसका संयुग्मी ये हो गया और इसका संयुग्मी ये हो गया, मतलब √5 माइनस √3 का संयुग्मी √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 का संयुग्मी √5 माइनस √3। ऐसे ही √7 माइनस √5 मान लो कोई भी है तो इसका संयुग्मी √7 प्लस √5 और √7 प्लस √5 का संयुग्मी √7 माइनस √5। ठीक है, लेकिन इतने तक ही संयुग्मी नहीं है कि बीच का चिन्ह ही बदलेगा, और भी चीजें होंगी। जैसे क्यूब √2 माइनस 1 लिखा है, इसका संयुग्मी क्या होगा? देखिए यहाँ पर पावर 1/3, ये इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/3 माइनस 1। यहाँ पर पावर 1/2 था तो हमने स्क्वायर किया, यहाँ पावर 1/3 है, देखो इसे 1 की पावर 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों में पावर 1/3, अब हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करना पड़ेगा। अब हमारे पास a माइनस बी है, a क्यूब माइनस b क्यूब बनाना है, हम क्या करेंगे a स्क्वायर मतलब 2 की पावर 2/3 प्लस b स्क्वायर मतलब 1, इसका 1 की पावर 2/3 मतलब 1 ही होगा, और फिर दोनों का आपस में गुणा प्लस ab मतलब 2 की पावर 1/3। ठीक है, तो इसे कह सकते हैं इसका संयुग्मी ये होगा क्या, 2 की पावर 2/3 प्लस 1 प्लस 2 की पावर 1/3, और इसका संयुग्मी ये होगा 2 की पावर 2/3 प्लस 1 प्लस 2 की पावर 1/3 का संयुग्मी क्या होगा 2 की पावर 1/3 माइनस 1। एक क्वेश्चन आया था सीजीएल में कि इसका मान क्या होगा, 1/√4 प्लस √2 प्लस 1 का मान क्या होगा। यहाँ पर हर का आपको प्रमेयीकरण करना पड़ेगा। हर का प्रमेयीकरण मतलब इसका कॉन्जुगेट आपको पता होना चाहिए। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, देखिए ये चीज यही लिखी हुई है, नीचे देखो तो 4 की पावर 1/4 का क्यूब रूट मतलब 2 की पावर 2/3 से लिख सकते हो, और इसे 2 की पावर 1/3 और इसे 1, मतलब इसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने देखा था इसका कॉन्जुगेट क्या था 2 की पावर 1/3 माइनस 1, और यहाँ 2 की पावर 1/3 माइनस 1। ऊपर नीचे हमने कॉन्जुगेट से उसके मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर तो वही रह जाएगा क्यूब √2 माइनस 1, और नीचे a क्यूब माइनस b क्यूब बन जाएगा, मतलब 2 की पावर 1/3 का क्यूब मतलब 2 और माइनस 1, ये हो जाएगा आपका क्यूब √2 माइनस 1। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए इसका कॉन्जुगेट आपको पता होना चाहिए था, और ये कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट अगर आप केवल स्क्वायर रूट वाला ही जानते हैं तो वहां से आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। आगे कुछ महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में हम और डिस्कस करेंगे, जो आप लगभग जानते भी होंगे कुछ संख्याओं के बारे में, जैसे इवन नंबर या सम संख्या। इवन नंबर या सम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाएं, वो सम संख्याएं होती हैं, और ऑड नंबर जो 2 से विभाज्य ना हो तो विषम संख्याएं या ऑड नंबर होती हैं। 1, 3, 5। ठीक है, अगला परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनके फैक्टर्स मतलब गुणनखंड, फैक्टर्स का सम जो है उस संख्या के बराबर हो। जैसे सम ऑफ फैक्टर्स जैसे 6 है, 6 के कितने गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3। उस संख्या को छोड़कर जितने उसके गुणनखंड हैं, क्योंकि इसके 4 गुणनखंड होंगे ना, 6 भी इसका एक गुणनखंड होगा, तो इस 6 को छोड़ के जितने इसके गुणनखंड हैं इनका योगफल अगर वही संख्या मिल जाए, जैसे 1, 2, 3 को जोड़ोगे तो 6 मिल जाएगा, तो इसलिए 6 कैसी संख्या हो जाएगी, परफेक्ट नंबर हो जाएगी। और 28 मान लो 1, 2, 4, 7, तो 1, 2, 4, 7 हम ऐड करेंगे और 14, तो कितना हो जाएगा, ये भी 28 हो जाएगा। तो 28 और 6 ये सब परमेय कैसी परफेक्ट नंबर है। ठीक है, अब आगे आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी बनेंगे आपके एग्जाम में। प्राइम नंबर ऐसी संख्या जो केवल 1 से कटे, 1 से विभाज्य हो, 1 से
डिविजिबल हो और खुद से, इसके अलावा और किसी से ना डिविजिबल हो, वह प्राइम नंबर होगी। और एक प्राइम नंबर नहीं है, वन इज नॉट प्राइम। क्योंकि इसके डेफिनेशन में कहा गया है कि ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, एक तो एक हो और एक वह संख्या स्वयं हो, इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड ना हो। तो एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है, इसलिए इसको इस श्रेणी में नहीं रखा गया है। जबकि सबसे छोटी प्राइम नंबर जो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर वो दो होती हैं, और दो एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है, और बाकी सम संख्याएं कोई भी अभाज्य नहीं होंगी। दो के अलावा सभी अभाज्य संख्याएं विषम होंगी, लेकिन दो एकमात्र ऐसी संख्या होगी जो अभाज्य भी है और सम भी है, और यही सबसे छोटी प्राइम नंबर होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कंपोजिट या भाज्य संख्या है। कंपोजिट या भाज्य संख्या क्या होगी? जो प्राइम नहीं होगी वो भाज्य संख्या होंगी। ठीक, अब बारी आती है को प्राइम। को प्राइम या सह अभाज्य संख्या। ऐसी दो संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो, एक के अलावा जिसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वो कैसी संख्या होंगी? को प्राइम नंबर होंगी। जैसे 15 और 16, दोनों कोई जरूरी नहीं है कि प्राइम हो, दोनों प्राइम नहीं है। 15 और 16 प्राइम तो है नहीं, 15 भाई 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, और 16 भी जो है कई सारी संख्याओं से कट रहा है, 2 से, 4 से, 8 से, लेकिन इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है कोई भी। ऐसी दो संख्याएं जिसका केवल एक कॉमन फैक्टर हो, 1 के अलावा और कोई इसका कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए दोनों कैसे प्राइम नंबर हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। 8 और 9 ले लो, 8 और 9 भी को प्राइम नंबर्स हैं। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं, किसी संख्या के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना। कोई नंबर दिया है, उसका नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। देखिए, फॉर्मूला भी होता है, मेथड भी होता है, लेकिन एक एग्जांपल से अगर आप समझ लेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, 36 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो सबसे पहले आप 36 का ऐसा फैक्टर करेंगे जो प्राइम नंबर के घातों के रूप में हो, अभाज्य संख्या की घातों के रूप में इसे तोड़ो। तो 36 तुम्हारा हो जाएगा 4 गुणे 9। 4 और 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या होंगी? 2 की घात 2 और 3 की घात 2। तो यहाँ पर देखो 2 कैसी संख्या है? प्राइम है, और 3 भी प्राइम है, दोनों प्राइम हो गई, इसलिए 2 और 3 की घातों के रूप में। सबसे पहले अगर आपको गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो उसे इसी तरह से प्राइम नंबर की घातों के रूप में तोड़ो। प्राइम नंबर की घातों के रूप में टूट गया, फिर अब आ जाएगा सीधा सीधा नंबर ऑफ फैक्टर्स इसके जितना घात है। जैसे इसका 2 है तो 2 + 1, इस पे पावर 2 है तो 2 + 1, मतलब 3 गुणे 3, 9 हो जाएगा। नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 हो जाएगा। जैसे आप चेक भी कर सकते हो, जैसे 36 है, 1 2 3 4 से भी कट रहा है, 5 6 से भी कट रहा है, 7 8 9 से भी कट, 12 18 और खुद 36। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर्स हो गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स 9 हो गए। ठीक है, फार्मूला यही होगा तुम्हारा। फार्मूला क्या? यही मेथड होगा कि आप उसको प्राइम नंबर्स की पावर में तोड़िए, और प्राइम नंबर की पावर में जब टूट जाए तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अगला जैसे कोई और एग्जांपल ले लें, 9600 में नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 9600। 9600 के गुणनखंडों की संख्या निकालिए। तो 9600 के गुणनखंड की संख्या निकाली है, तो इसे 96 × 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 96 मतलब 32 × 3 और ये 25 × 4। ठीक है, अब ये देखो 32 तुम्हारा 2 की पावर 5, ये 3 की पावर 1, ये 5 की पावर 2, ये 2 की पावर 2। सभी देखिए अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में सभी टूट चुके हैं। अब 2 की पावर टोटल 7 × 3 की पावर 1 × 5 की पावर 2।
ठीक है, अब नंबर कितने हो जाएंगे, 7 + 1 × 1 + 1 × 2 + 1, तो 7 मतलब 8 × 2 × 3 48। तो 96 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 48। क्या किया हमने, उसको अभाज्य संख्या की घातों के रूप में तोड़ा और जितनी घातें थी सब में एक एक जोड़ के आपस में गुणा कर दिया, सिंपल सा एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं गुणनखंडों का गुणनफल। अगला टॉपिक हमारा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स 24 हमने लिया, 24 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 8 12 और 24, इतने गुणनखंड हो गए। 1 और 24 का जब हमने मल्टीप्लाई किया कितना आया, 24। इनको आपस में गुणा करना है, आपस में गुणा करके जो आएगा वही तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स होगा। तो हमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो सारे फैक्टर्स लिख के इसको आपस में गुणा करना है। 1 और 24 का गुणा 24 आ गया, 2 और 12 का 24 आ गया, 3 और 8 का ये भी 24 आ गया, और 4 और 6 का ये भी 24 हो गया। मतलब हर दो फैक्टर मिलके क्या बनाएंगे, 24 बनाएंगे। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या आएगा, वह संख्या जो खुद होगी 24 की पावर 4, मतलब वह संख्या खुद और उसकी पावर कितना, जितने गुणनखंड थे उसका आधा। क्यों, क्योंकि दो गुणनखंड मिलकर एक बार वही संख्या बना दे रहे हैं, दो गुणनखंड मिलकर एक बार वही संख्या बना दे रहे हैं ना। तो फार्मूला अगर हमें मान लो निकालना हुआ n के गुणनखंडों का गुणनफल, n के गुणनखंडों का गुणनफल, तो इसमें हम क्या करेंगे, n की पावर जितनी गुणनखंडों की संख्या होगी इसी को 2 से डिवाइड कर देंगे। n की पावर गुणनखंडों की संख्या बटे 2। एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या है, 100 नेचुरल नंबर है, उनके गुणनफल में अंत से शून्यों की संख्या बतानी है। इनको जब आपस में गुणा किया गया है तो उसमें अंत से शून्यों की संख्या बतानी है। तो आपको कुछ करना नहीं है, जितनी जहां तक है प्राकृतिक संख्या, 100 प्राकृतिक संख्या है, 100 में तुरंत 5 से भाग दो, कितना आ गया 20, जो आया उसमें फिर 5 से भाग दो, कितना आया 4। अब 4 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए बस इतना ही हो गया, 24 हो जाएगा अंत से शून्यों की संख्या। ठीक है, जैसे अगर मान लो प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में अंत से शून्यों की संख्या, तो 200 बटे 5 कितना आया 40, 40 बटे 5 8 आया, और 8 को फिर से 5 से भाग दिया 1 आया। अब इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इसलिए हो जाएगा 49। तो प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं में अंत से शून्यों की संख्या हमारी हो जाएगी 49। देखिए अगला टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूनिट डिजिट पर आधारित प्रश्न, यूनिट डिजिट या इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ ऑब्जर्वेशन आपके सामने है। देखो 2 की पावर 1 2 2 4 3 8 4 16, ऐसे ही जैसे ही 2 की पावर 5 आया हमने देखा कि यूनिट डिजिट सेम हो रहा है, जो 2 की पावर 1 का है वही 2 की पावर 5 का है, वही 2 की पावर 9 का भी है। मतलब क्या है कि जब पावर में 4 से भाग देने पर एक रिमाइंडर आ रहा है तो वही यूनिट डिजिट मिल रहा है जो 2 की पावर 1 का है। जब 2 रिमाइंडर आ रहा है, जैसे 6 और 10 में 4 से भाग दोगे क्या शेषफल आएगा 2, तो जब 2 रिमाइंडर आ रहा है 4 से भाग देने पर तो यूनिट डिजिट वही है जो 2 की पावर 2 का है। जब 3 रिमाइंडर आ रहा है 7 और 11 में 4 से भाग देने पर 4 से 3 शेषफल आएगा, और 3 शेषफल के केस में वही रिमाइंडर हो रहा है 2 की पावर 3। तो इससे हमें यह निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हमें कुछ करना ही नहीं, हमें सीधा सीधा पावर में 4 से भाग देना है, जो शेषफल आ जाए वही उसी का निकाल लो यूनिट डिजिट। जैसे हमें निकालना हुआ 2 की पावर 107 का यूनिट डिजिट, तो 2 की पावर 107 का यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 107 में 4 से भाग दे देंगे। कितना शेषफल आया 3 शेषफल आया, तो ये बराबर हो जाएगा 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट, और 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना होता है 8, यही आंसर हो जाएगा। आगे जैसे 2
की पावर 137 का यूनिट डिजिट हमें निकालना है। तो 137 में हम भाग देंगे किससे? 4 से, और 4 से भाग देके रिमाइंडर निकाल लेंगे। 4 से भाग देंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, यही हो जाएगा 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट, और 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 2 होता है। तो ये 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो और बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लो 2 की पावर 10597 है। ठीक है, अब इतनी बड़ी संख्या में 4 से भाग देने में आपको टाइम लगेगा रिमाइंडर निकालने में। ठीक है, और बड़ा मान लो है 13। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले 4 से विभाजन की शर्त क्या होती है? 4 से मल्टीप्लाई की शर्त क्या होती है? अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दो, तो अगर वो 4 से पूरी तरह कट जाए तो संख्या 4 से कटेगी। हम यहाँ पर अंतिम 2 डिजिट में ही भाग देंगे, 13 में ही 4 से भाग देंगे, जो शेषफल आएगा वही लिखना है। तो यहाँ पर 13 में 4 से भाग दोगे कितना आ जाएगा? 2 की पावर 1। भाई 13 4 से 12, एक शेषफल बचा, तो 2 की पावर 1 का रिमाइंडर और 2 की पावर 1 का रिमाइंडर 2 हो जाएगा। और बड़ी संख्या ले लो 15938 यहाँ 2 की बजाय कुछ और भी ले सकते हैं, मान लो 3 ले लिया। अब 29 में 4 से भाग देने पर फिर से एक शेषफल आ गया, तो ये कितना हो गया? 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट, और 3 की पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए, यूनिट डिजिट कभी भी किसी संख्या का अगर पावर निकालना जाता है तो हमेशा यूनिट डिजिट जो उसकी होती है उसी से पावर प्रभावित होता है। जैसे 129 की पावर 336, तो यूनिट डिजिट अगर इसका पूछा जाए तो हमेशा 9 की वजह से इसकी पावर प्रभावित होगी। 1 2 का कोई मतलब ही नहीं। जब कोई बड़ी संख्या लिखी हो 17, मान लो ये चीज लिखा है 1723, इतनी बड़ी संख्या पावर में है और नीचे ये है, तो हमें क्या करना है? यहां से यूनिट डिजिट उठाना है 9, और यहां से 23 का यूनिट डिजिट। अब 23 में 4 से भाग दे लो, 23 में 4 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? 3 आएगा। तो 9 की पावर 3 का यूनिट डिजिट, अब 9 की पावर 3 का यूनिट डिजिट अब 9 ही आ जाएगा। तो या 729 पता ही होगा, 9 क्यूब आपको, तो 9 क्यूब का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 9। इतनी बड़ी संख्या का यूनिट डिजिट, अभी और बड़ी संख्या ले लो, मान लो 1259673 की पावर 2159827। ठीक है, अभी क्या करना है हमें? यहां से केवल यूनिट डिजिट उठानी है और यहां से 2 अंक, तो ये बराबर हो जाएगा 3 की पावर 27 का यूनिट डिजिट। अब 27 में 4 से भाग दोगे 3 से शेषफल आएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट, और 3 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 27 का 7 मतलब 7। तो ये हो जाएगा 7 आंसर। अगला टॉपिक जो है वो है शेषफल या रिमाइंडर। ये देखिए आप कैसे निकालेंगे। जैसे सिंपल सा आपको 71 में 7 से भाग देना है, क्या रिमाइंडर आएगा? ये आपका 1 आएगा। ठीक है, अब 71 इंटू 72, इसमें हमें 7 से भाग देना हुआ, क्या रिमाइंडर आएगा? 1 इंटू 2 मतलब 2। इसमें अलग से 7 से भाग दे लो, इसमें अलग से 7 से भाग दे लो, जो आया वही रिमाइंडर हो जाएगा। आगे मान लो 71 इंटू 72 इंटू 74 आ गया, डिवाइडेड बाई 7। तो इसमें देखो 1 इंटू 2 इंटू 4 मतलब 8 आया, लेकिन 7 का भी 8 में जो है डिवाइड कर सकते हैं, तो 8 में भी एक बार और डिवाइड करो तो एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अगर ये 75 होता, जैसे 71 इंटू 72 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 7, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 इंटू 5 मतलब 10, और 10 में 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? 3 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट है हमारा, इस पे हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो 71 की पावर 100 है, इसको हमें 7 से डिवाइड करना है, क्या आएगा रिमाइंडर? 71 में 7 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, तो 1 की पावर 100 रिमाइंडर हो जाएगा। 1 की पावर 100 मतलब 1 ही हो जाएगा। आगे और बढ़िए, अब देखो जैसे 72 की पावर 100 है, इसको हमें 7 से डिवाइड करना पड़ा, तो हम 7 से 72 में भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 7। अभी 2 की पावर 100 में हमें 7 से भाग देना है और रिमाइंडर बताना है,
तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर बढ़ाते जाएंगे और तब तक बढ़ाएंगे जब वो 7 से भाग देने से छोटा सा रिमाइंडर आए। तो हम 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 जब जाएंगे तो 8 आएगा, और 8 में 7 से भाग देने पर एक रिमाइंडर आता है, तो हम इसीलिए इसको पकड़ लेंगे 8। और 8 बनाएंगे, 8 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 3 बनाना पड़ेगा। अब 100 में 3 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 33 टाइम जाएगा, लेकिन 99 ही होगा और एक शेषफल बचेगा, उसको अलग से लिख दो। इसको क्या किया है, 2 की पावर 100 को हमने तोड़ा है 2 की पावर 3 के फॉर्म में, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होगा, 8 में 7 से भाग देने पर एक रिमाइंडर बचेगा। देखिए ये हो जाएगा 8 की पावर 33 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 7, और 8 में सीधा 7 से भाग जाएगा 1 की पावर 33 इंटू 2। अब ये आपका सीधा सीधा 2 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लो जैसे लिखा है 2 की पावर 108 डिवाइडेड बाय 15, 2 की पावर 108। अब 2 की पावर तब उतना बढ़ाइए जो 15 से जिसमें डिवाइड हो जाए। अब 2 की पावर 1 तो नहीं होगा, 2 की पावर 2 भी नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4। 2 की पावर 4 16 होता है, तो 16 से 15 में 15 से भाग हो जाएगा, तो इसलिए हम 16 ले जाएंगे। तो 16 के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 4 बनाना पड़ेगा, और 4 में इससे भाग दोगे तो 27 आएगा। कोई रिमाइंडर होता तो उसकी तरह हम वहाँ बगल में लिख लेते ना, लेकिन रिमाइंडर नहीं है। अब ये कितना हो जाएगा, 16 की पावर 27 डिवाइडेड बाय 15, और 15 से 16 में भाग जाएगा, 1 की पावर 27, मतलब 1 ही रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर 2 की पावर 108 डिवाइडेड बाय 15 की बजाय डिवाइडेड बाय 17 होता तो भी हम 16 में सॉल्व कर सकते थे। ये कितना हो जाएगा, 16 की पावर 27 जैसे उसमें हुआ था डिवाइडेड बाय 17। अब 17 में 16 से भाग दोगे कितना रिमाइंडर आएगा, -1 रिमाइंडर आएगा, और -1 की पावर 27 मतलब -1 ही आएगा, और -1 है। तो जब भी ऐसा केस आए, अगर ये पावर इवन होती तब तो 1 ही आंसर आ जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 बन जाता, लेकिन यहाँ पर पावर ऑड है इसलिए -1 आया है, और -1 आया है तो आपका जो भी ये है आपका भाजक या तो डिवाइजर से उसमें क्या कर देंगे हम 1 माइनस कर देंगे, मतलब 16 आंसर इसका आ जाएगा। इसी के साथ नंबर सिस्टम चैप्टर समाप्त होता है। इस चैप्टर का नोट्स हमारी वेबसाइट www.onlinestudyadda.com पर उपलब्ध है, और कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक भी ऐड कर दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।